नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 7 अगस्त 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है। ये वीडियो को अंत तक देखा कीजिए ताकि आपको सारे न्यूज़ के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी मिल सके। सुबह सुबह मैंने गाइडेंस वीडियो को अपलोड कर दिया था क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एग्जामिनेशन से पहले। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास संपूर्ण गाइडेंस नहीं होता है, खुद से तैयारी करते हैं, तो उनके प्रति थोड़ा सा छोटा सा कर्तव्य बनता है मेरा, इसलिए मैंने अपलोड कर दिया था। अब ये वीडियो अपलोड होगा, इसके बाद ज्योग्राफी और हिस्ट्री के हम लोग एमसीक्यू करेंगे और साइंस के एमसीक्यू का वीडियो अपलोड हो सकता है आज। ओके, तो देखिए क्या है हेडलाइन दिखाने से पहले एक चीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ये नया चैनल है स्टडी फॉर ज्ञान, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो अभी अपना स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस है, इस पर पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं। लेकिन इस चैनल पर हम लोग बहुत ही ब्रॉड व्यू में पढ़ेंगे, एनालिटिकल व्यू से पढ़ेंगे, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए या सामान्य जानकारी के तौर पर भी वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ाई करेंगे। इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सगे संबंधियों में जो पढ़ने लिखने वाले हों या जो जानकारी रखना चाहते हों उनके साथ शेयर कर सकते हैं उस चैनल को। तो इतना कर दीजिए। इसका लिंक आपको कमेंट में या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाता है। क्या है हेडलाइन? देखिए, प्रधानमंत्री जी का बयान है कि देश कह रहा है कि भ्रष्टाचार, वंशवाद, भारत छोड़ो, जो भी है इनका पॉलिटिकल है बयान। और इसके साथ साथ क्या है कि कल कुछ न्यूज़ आया है कि भारत में बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं जिनका पुनरुद्धार किया जाएगा। 508 रेलवे स्टेशन हैं जिनका पुनरुद्धार किया जाएगा। पुनरुद्धार का मतलब क्या होता है? रेलवे अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखें तो दुनिया में हमारे जो संचार के लंबाई में देखेंगे तो दुनिया में दूसरे या पहले स्थान पर आते हैं हम। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो बहुत ही स्थिति हमारी ख़राब है। हमारे जो रेलवे स्टेशन होते हैं वो अभी भी संपूर्ण रूप से सैनिटाइज भी नहीं होते हैं, साफ़ सुथरा भी नहीं होते हैं ढंग से। तो इसी चीज़ को लेकर भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जब दुनिया के 5वीं बड़ी इकॉनमी हम बनने जा रहे हैं, दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने का सपना देख रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हमारे देश का रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हिंदी क्या होता है, अवसंरचना, उसमें भी सुधार किया जाए। अब वो अवसंरचना में कौन कौन सा सुधार हो सकता है? एक तो स्टेशन को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, वर्ल्ड लेवल का बनाया जा सकता है, इकोनॉमिक रूप से रिलायबल बनाया जा सकता है, यात्रियों के दृष्टिकोण से रिलायबल बनाया जा सकता है। दूसरा क्या होगा? ट्रेन जो है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा सकता है, पटरियों की स्थिति को सुधारा जा सकता है, रेलवे का विद्युतीकरण किया जाएगा, ट्रेन के बोगियों पर खर्चा किया जाएगा। अभी आप अगर भारत के ट्रेन के बोगी में बैठकर सोने के लिए जाते होंगे तो अल्टरनेटिव झूला चलता रहता है, झुलाते झुलाते आपको दिल्ली से पटना ले जाएगा, पटना से दरभंगा झुलाते झुलाते ले जाएगा। ये तो स्थिति रहती है हमारे ट्रेन की। भले ही आप किसी भी कोच का ले लीजिए टिकट, एसी फर्स्ट से लेकर एसी थर्ड तक का और जनरल से लेकर स्लीपर तक का, सबका हाल कदाचित यही रहता है। मैं बात कर रहा हूँ बोगियों की कंडीशन के बारे में, मैं पैसे और सीट के कंफर्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है? तो ये ट्रेन की ख़राब कंडीशन का द्योतक होता है। जापान के बुलेट ट्रेन का आपने देखा होगा कि एक सिक्का अगर खड़ा करके रख देंगे और वो बुलेट ट्रेन 300 से 400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार चलती है, वो सिक्का नहीं गिरता है। इस स्थिति की उनकी स्टेबिलिटी होती है। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना है, तकनीकों को सुधारना है। तो उसी के क्रम में पहला हमने क्या प्रयास किया है कि रेलवे स्टेशनों को पुनरुद्धार किया जाएगा, जिससे बिहार के भी 2 स्टेशन है, एक है दरभंगा रेलवे स्टेशन और एक है आपका मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, जिसका वीडियो बहुत ज़्यादा प्रसारित हो रहा है। इन पर भी वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया जा रहा है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वो किस दृष्टिकोण से होगा कि रेलवे को भी इकोनॉमिक रूप से फ़ायदा पहुँचे और लोग जो होते हैं, यात्री जो होते हैं, उनके लिए भी सुख सुविधाओं का विकास किया जाए। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेलवे के विकास को लेकर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर काम चल रहा है, उसका क्या बोलते, क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। ओके, हिंदी में बोलते हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आलोचना करने को आपको बोला जाएगा कि इसके विपक्ष में भी पॉइंट लिखिए। तो वहाँ पर आप क्या बताएंगे कि देखिए, रेलवे स्टेशन का तो पुनरुद्धार किया जा रहा है लेकिन रेलवे की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है। अभी भी अगर आप रेलवे का टिकट लेने जाएंगे तो ऑन द स्पॉट तो संभव ही नहीं है। जिस दिन आपका टिकट बुकिंग शुरू होता है उस दिन विदिन द 5 मिनट टिकट बुक हो जाते हैं। तो पहली समस्या क्या है कि रेलवे का जो अभी भी फेरे है, वो फेरी जो है वो सही से नहीं चल रहा है, मतलब यात्रियों की संख्या के अनुरूप अभी भी ट्रेनें उपलब्ध नहीं है। पहला समस्या आप ये गिना देंगे। दूसरा क्या गिनाएंगे कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार प्रभावित हो सकता है। जो छोटे छोटे रेहड़ी वाले होते हैं, जो सामान्य से चीज़ों को बेचते हैं रेलवे स्टेशन पर, उनकी जगह पर बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी। तो जो छोटे गरीब लोग होते हैं, रेलवे बहुत बड़ा रोज़गार प्रोवाइड कर पाता है, सरकारी रोज़गार भी और प्राइवेट रोज़गार भी। जो उसे भूजा बेचने से लेकर चाय बेचने का काम करते हैं, आपने देखा होगा अलग अलग स्टेशनों पर बाहर के लोग भी बेचते हैं, बाहर
बिहार के लोग भी ट्रेन में बहुत सारा सामान बेचते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इसकी जगह पे कुछ कंपनियां स्थान ले लेंगी। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म में आप पॉइंट जोड़ सकते हैं। और क्या पॉइंट जोड़ सकते हैं कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेशन को बिल्कुल डेवलप किया जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले पटरियों के सुधार पर काम किया जाना चाहिए, सुरक्षा को लेकर काम किया जाना चाहिए। जिसका एक उदाहरण आप क्या दे सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई वो सिग्नलिंग में फॉल्ट के कारण हुई। तो ये कुछ आप आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए जो पक्ष में काम किए जा रहे हैं उनको गिनाते हुए कुछ चीज़ों पर सरकार का ध्यान खींचने को लेकर आप पॉइंट में लिख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बिहार के 2 स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, एक है दरभंगा और एक है आपका मुजफ्फरपुर, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे बिहार के और 7 स्टेशन हैं, जिसमें बिहार के टोटल 9 हो जाते हैं। मुख्य रूप से मुझे दो के बारे में पता था, वो मैंने बताया है आपको। देखिए इसमें और क्या है, और इन्होंने बोला है कि स्टेशन का पुनर्विकास के नाम पर रेल किराए में हम लोग बढ़ोतरी नहीं करेंगे, ये भी कहा गया है। अब आज का आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज का आर्टिकल जो है वो बिग कैट से संबंधित है। मैं बताता हूँ क्या है आर्टिकल। चलिए, आर्टिकल से सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए क्यों पूछे जा सकते हैं पहले उसको समझ लीजिए। क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। आपको पिछली बार पीटी में पूछा गया था 1973 के प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। इस बार आपसे फिर से सवाल पूछा जा सकता है मेंस एग्जामिनेशन में। पूछे क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए, प्रधानमंत्री जी बांदीपुर टाइगर रिजर्व गए थे, अच्छी अच्छी फोटो खिंचवा के आए हैं, इसलिए इससे जुड़ा हुआ सवाल मेंस में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द हिंदू का आर्टिकल है, क्या है, बिग कंसर्न ओवर बिग कैट। जो बड़े बिल्लियाँ होती हैं, बिल्लियाँ का मतलब क्या होता है, दरअसल यहाँ पर बिल्लियों की बात नहीं है, आप घर के बिल्ली से कंफ्यूज कर रहे होंगे। यहाँ पर टाइगर की बात हो रही है, तेंदुए की बात हो रही है, चीते की बात हो रही है, इन जानवरों की बात हो रही है। तो इन्हीं को बिग कैट्स कहा जाता है। ओके, भारत का विशाल भूदेश बड़ी बिल्ली प्रजाति बिग कैट स्पीसीज की उपस्थिति से संपन्न है। बहुत सारे स्पीसीज बिल्लियों के हमारे देश में पाए जाते हैं। इनको बिल्लियाँ मैं बार बार कहूँगा, तो आप घर के बिल्ली से कन्फ्यूज मत कीजिएगा, कैट से कन्फ्यूज मत कीजिएगा। इसमें टाइगर, लायन, पैंथर सब आ सकते हैं, जगुआर सब आ सकते हैं, हो सके, जिनमें से प्रत्येक प्रजाति शक्ति, भव्यता, देश की प्राकृतिक व्यवस्था से अभिन्नता को प्रकट करती है। घने जंगल में विचरण करने वाले रॉयल बंगाल टाइगर को लेकर उच्च हिमालय में अपनी छाप रखने वाले हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्नो लेपर्ड, ये हिमालयन क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आपसे यही पूछ लेगा कि बताइए कि हिम तेंदुआ जो होता है सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है, क्या ये सही होगा स्टेटमेंट? नहीं, हिमालयन क्षेत्र मैंने बोला है, तो हिमालयन क्षेत्र में चीन का भी आता है, पाकिस्तान का भी आता है, नेपाल का भी आता है, भूटान का भी भाग आता है, भारत का भी आता है, और जो सेंट्रल एशिया कुछ देश हैं उनका भी भाग आता है। इन सभी देशों में जो स्नो लेपर्ड हैं वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ओके, अगला क्या है, ये शीर्ष शिकारी जीव न केवल भारत की जैव विविधता के प्रतीक हैं, बल्कि संवेदनशील पारिस्थितिक संतुलन के भी संरक्षक होते हैं। जो प्राकृतिक संतुलन होता है उसके भी संरक्षक होते हैं ये। टाइगर जो होता है उसको की स्पीसीज में भी रखा जाता है। की स्पीसीज का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, की स्टोन स्पीसीज कहा जाता है। की स्पीसीज का इसका मतलब क्या होता है, एक स्पीसीज के खतरा उत्पन्न होने से पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, पूरी की पूरी विविधता खराब हो सकती है अगर एक टाइगर को आप जंगल से हटा देंगे तो। क्यों? क्योंकि ये पूरे फूड चेन को कंट्रोल करने वाले जीव होते हैं। अगर मान लीजिए किसी जंगल से टाइगर खत्म हो गए तो हिरन की संख्या अनियमित तरीके से बढ़ जाएगी। अब हिरन की संख्या अनियमित तरीके से बढ़ेगी तो क्या होगा, जो भी वहाँ पर हरे साग सब्जी फूल पत्तियाँ जो बाकी जानवर भी खा सकते हैं उन सबको हिरन समाप्त कर देगी। तो बाकी जंगल के जो जीव हैं उनके जीवन पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कुछ जीवों को की स्टोन स्पीसीज कहा जाता है, जो पूरे के पूरे परितंत्र को सुरक्षित करने का काम करते हैं। ओके, अगला क्या है कि देखिए यहाँ पर 1973 प्रोजेक्ट टाइगर नामक एक दूरदर्शी पहल की शुरुआत की गई थी, जो बड़ी बिल्लियों और उनके पर्यावास के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा भारत के बाघ अभयारण्य के लिए तैयार की गई भारत में बाघ अभयारण्य का प्रबंधन, प्रभावशीलता मूल्यांकन, मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन MEE 2022 5वीं रिपोर्ट इसकी आई है। इस संबंध में प्रगति और चुनौतियों की एक मिश्रित तस्वीर पेश करती है। इस रिपोर्ट ने कि क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं वो भी बताती है हमें, और क्या क्या चैलेंजेज हैं ये दोनों बताती है। और आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, सवाल इसी क्रम में पूछा जाएगा, बताइए कि कौन कौन से चुनौतियाँ हैं इसमें और कौन कौन से हमने डेवलपमेंट किए हैं, कार्य कौन कौन से किए हैं। ओके, गला थोड़ा सा ख़राब है तो इसको लेकर थोड़ा आवाज़ की दिक्कत हो सकती है, उसको थोड़ा आज मैनेज कर लीजिए, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। भारत में जंगली बाघों की आबादी 2006 में 1400 से बढ़कर 3167। देखिए टाइगर पॉपुलेशन के हिसाब से 3167 ही है, लेकिन जो कुछ दिन पहले जो टाइगर दिवस के अवसर पर एक रिपोर्ट आया था जिसमें 3600 करीब में आंकड़ा बताया गया था। अगर आपसे टाइगर पॉपुलेशन पूछा जाए
कि बताइए भारत में टाइगर पॉपुलेशन रिपोर्ट के हिसाब से कितने टाइगर हैं, तो 3167। आधिकारिक रिपोर्ट जो है भारत सरकार का वो यही है। ओके, अगला क्या है कि जहां इनकी बढ़ती संख्या को संभाल सकने की देश की वन क्षमता के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। एक समय था जब भारत में टाइगर समाप्त होने के कगार पर आ गए थे, बहुत बड़ा इनके ऊपर खतरा उत्पन्न हो गया था। अब वो स्थिति आ गई है कि हमारे जो टाइगर रिजर्व हैं वो ओवर पॉपुलेटेड हो रहे हैं। टाइगर की जनसंख्या हद से ज़्यादा हो रही है। अब एक दूसरे टाइगर में संघर्ष हो रहा है संसाधन को लेकर, क्योंकि एक वन में एक बहुत सारे टाइगर हो जाएंगे तो क्या होगा, वो भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है और वो भी टाइगरों की जनसंख्या के ऊपर खतरा बन सकता है। सारे टाइगर बहुत ज़्यादा अगर हो जाएंगे तो वो भोजन के लिए फिर एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, एक दूसरे पर अटैक कर सकते हैं। तब इनको लेकर चर्चा देश में शुरू हो रही है कि इनको रीएलोकेट किया जाए अलग अलग राज्यों में जहाँ पर टाइगर की संख्या कम है, वहाँ पर क्यों ना इनको रखा जाए। जैसे झारखंड में टाइगर की संख्या कम हो गई थी, मणिपुर में टाइगर की संख्या 0 हो गई थी, तो इन सब जगहों पर भी टाइगरों को क्यों ना बढ़ाया जाए। अभी भारत में टाइगर के पॉपुलेशन के हिसाब से कौन है, तो टॉप पर एमपी है, फिर कर्नाटक है, फिर उत्तराखंड है, फिर महाराष्ट्र है। आपका इस क्रम को याद रखिएगा, उल्टा सीधा दोनों तरीके से। प्रोजेक्ट टाइगर, बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। मूर्ख दिवस के अवसर पर 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। ओके, मतलब याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। उद्देश्य क्या था इसका, बाघों के पर्यावास में कमी लाने वाले कारकों पर नियंत्रण करना, उपयुक्त प्रबंधन द्वारा इनका समन करना। बाघ का जो संरक्षण करना था मुख्य काम इनका, एक लाइन में सिंपल सा समझिए। अधिकतम संभव सीमा तक पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए पर्यावास को हुई क्षति का पुनरुद्धार करना। आर्थिक, वैज्ञानिक, अब देखिए अगला क्या लिखा हुआ, इकोनॉमिक रूप से, साइंटिफिक रूप से, कल्चरल रूप से, सौंदर्यात्मक रूप से, पारिस्थितिक मूल्यों के लिए व्यवहार्य बाघ आबादी को सुनिश्चित करना कि कम से कम इनका बाघ की आबादी जो है वो प्राकृतिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से ये हमारे देश में बढ़ता हुआ रहे। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर सब लाभ क्या क्या हुआ है, बाघों की संख्या की पुनर्प्राप्ति कर ली हमने। दुनिया के 70% से ज़्यादा बाघ जो हैं वो कहाँ पर निवास करते हैं, भारत में निवास करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए था। दुनिया के मोर देन 75%, 70% बाघ भारत में निवास करते हैं। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर का प्राथमिक उद्देश्य बाघों की आबादी गिरावट के प्रवृत्ति को उलटना था। समर्पित संरक्षण प्रयासों के माध्यम से इस परियोजना देश भर में नामित बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या में सफलतापूर्वक वृद्धि दर्ज की। आबादी में यह वृद्धि न केवल प्रजातियों को संरक्षित करती है बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के समग्र स्वास्थ्य में भी योगदान देती है। अभी मैंने आपको समझाया कि पूरे के पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को इफेक्ट डालता है टाइगर की आबादी, एक टाइगर की उपस्थिति के कारण। ओके, वन संरक्षित हो जाता है टाइगर की उपस्थिति के कारण। पर्यावास संरक्षण का मतलब क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ पर्यावासों की सुरक्षा पर बल देता है जिससे पारिस्थितिक तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह परियोजना इन भूउद्देश्यों की सुरक्षा कर अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला को लाभ पहुंचाती है। अभी मैंने आपको बताया विस्तृत श्रृंखला का मतलब क्या होता है, बाघ के संरक्षित होने से हिरन की संख्या नहीं बढ़ेगी उतनी जितनी बढ़नी चाहिए, एक कंट्रोल रहेगा, बैलेंस रहता है। हिरन की संख्या कंट्रोल होने से पूरा फूड चेन प्रभावित होता है। एक किसी जीव को आप हटा दीजिए इसमें से, तो इसीलिए सभी जीव आवश्यक होते हैं। उसमें भी कुछ ऐसे जीव होते हैं जो की स्टोन प्रजाति कहलाते हैं। ओके, आर्थिक मूल्य और पर्यटन के हिसाब से भी ये हमें लाभ पहुंचाते हैं। आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोग टाइगर सफारी करने जाते हैं। हालांकि टाइगर की मोदी जी गए थे बांदीपुर, तो वहाँ के अधिकारियों को बड़ी डांट पड़ी थी कि मोदी जी को टाइगर क्यों नहीं दिखा। देखिए बाघ जो होते हैं ना, उनके एक प्रवृत्ति को मैं बताता हूँ। जैसे हाथी जो होता है बहुत ही सेंसिटिव जीव और बहुत ही बुद्धिमान जीव होता है। हाथी बहुत ही बुद्धिमान जीव होते हैं। वो संवेदनाओं को समझ सकने वाले जीव होते हैं, इमोशनल भी होता है, वो इमोशंस उनके अंदर बहुत ही अच्छी होती है। वैसे ही बाघ के स्वभाव क्या होता है, बाघ शर्मीले जीव होते हैं, सामान्य तौर पर मानवों से बचने की कोशिश करते हैं, आदमखोर भी नहीं होते हैं, मानवों पर अटैक करके कई बार छोड़ भी देते हैं, खाते नहीं हैं वो। आदमखोर बाघ बहुत कम होते हैं। इनका स्वभाव होता है कि इंसान जहाँ पे ही जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी टाइगर सफारी में गए होंगे तो वहाँ बार बार कहीं पर अगर इंसान आ रहा है तो बाघ वहाँ से खुद को दूर कर लेते हैं। इससे क्या होता है, वो खुद को दूर रखते हैं। अगर आपके सामने भी आएंगे तो आपकी तरफ नहीं देखेंगे। वो कभी जाइएगा टाइगर रिजर्व या चिड़ियाघर में देखने के लिए तो आपकी तरफ नहीं देखते हैं। क्यों होता है ये, क्योंकि वो शर्मीले स्वभाव के होते हैं, बचने की कोशिश करते हैं ह्यूमन से। ओके, इसलिए भी
ये एक प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोग घूमने फिरने भी जाते हैं अलग अलग जगहों पर। पारिस्थितिक संतुलन क्या है? बाघ शीर्ष शिकारी जीव हैं जो पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिकारी आबादी को नियंत्रित करने, वे अतिचारण पर नियंत्रण रखते हैं और शाकाहारी प्रजातियों के स्वास्थ्य को प्रबंधित करने में मदद करते हैं। बदले में इनका वनस्पति और अन्य पशु आबादी पर व्यापक प्रभाव है जो एक स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र में योगदान देता है। की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण। बाघ को की स्टोन प्रजाति माना जाता है क्योंकि उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति उनके पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को बेहद रूप से प्रभावित करता है। यही तो मैं इतने देर से बोल रहा हूँ। की स्टोन प्रजाति की अवधारणा, अब देखिए ये यूपी वालों का सवाल मैं दिखाता हूँ आपको। बीपीएससी में भी एक बार पूछा गया है, शायद निकेत का अवधारणा पूछा गया है कि निकेत का अवधारणा किसने दिया था। ये इकोलॉजी के सवाल होते हैं। निकेत का अवधारणा किसने दिया था? पारिस्थितिक तंत्र का अवधारणा किसने दिया था? इकोलॉजिकल सिस्टम का अवधारणा किसने दिया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द को पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था? क्योंकि ये जो इकोलॉजी सब्जेक्ट आप देखते हैं बहुत ही नया सब्जेक्ट है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में और 21वीं शताब्दी में ये मूल रूप से डेवलप हुए हैं ये सब्जेक्ट। ओके, तो की स्टोन प्रजाति की अवधारणा किसने दिया था? 1969 में प्राणी विज्ञान रॉबर्ट टी पेन, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। की स्टोन पहली बार क्या होता है ये इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था दुनिया को। तो ये पीटी में सीधा सीधा पूछे जाते हैं। यूपीएससी का तो फेवरेट सवाल होता है ये सब, यूपी वालों ने भी बहुत बार पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा। द्वारा पेश की गई ये ऐसी प्रजातियों को इंगित करती है जो अपनी बहुतायता के सापेक्ष अपने प्राकृतिक पर्यावरण पर असमान रूप से वृहद प्रभाव डालती है। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर बाघों का संरक्षण कर अप्रत्यक्ष रूप से कई अन्य प्रजातियों को संरक्षण करता है जो खाद्य जाल के एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बिग कैट काउंट है 2006 में, देखिए लगातार बढ़ रहा है। इस क्रम को भी ध्यान में रखिएगा। कई बार ये पूछ रहता है कि क्या पिछले 10 सालों में बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है? स्टेटमेंट देगा आपसे, तो आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल बढ़ोतरी हुई है। 1411 हो गए थे 2006 में पूरे देश भर में। 1706, 2226, 2967, 3167 हो गए हैं अब। ओके, और ये डायरेक्टली कंटिन्यूअस बढ़ रहे हैं। चुनौतियां कौन कौन से हैं प्रोजेक्ट टाइगर संबंधित भारत सरकार या हमारे देश में कौन कौन सी चुनौतियां देखने को मिलती हैं? पर्यावास की हानि और विखंडन। इकोलॉजी में जब भी किसी जानवर को लेकर संरक्षण जुड़े हुए आंसर लिखना हो या पृथ्वी को बचाने की बात करनी हो या खतरा क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्यों प्रदूषण फैल रहा है, क्यों आपका जो बायोडाइवर्सिटी उसको नुकसान पहुंचा, तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? वन को नुकसान या आवास को नुकसान। टाइगर क्यों प्रभावित हो रहे? उनका वन काट देते हो आप, फिर वो आपके घर में आ जाते हो तो बोलते हो कि हमारे घर में आ गए। वो आपके घर में नहीं आए, आप उनके घर में घुसकर वन में आपने घर बना लिया है। तो ये क्या कहलाता है? पर्यावास का नुकसान और विखंडन। मानव वन्यजीव संघर्ष बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। आपने देखा होगा कि मानव वन्यजीव संघर्ष क्यों बढ़ रहा है? मानव वन्यजीव के इलाकों में रहने चले गए हैं, घूमने चले जाते हैं, हॉर्न बजा बजा कर परेशान करते हैं उनको, तो वो फिर क्या करते हैं? वो फिर अपना जानवर वाला हरकत कर देते हैं। फिर इनको पता चलता है कि हो गया नुकसान। अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार। पर्यावासों के बीच में कनेक्टिविटी का अभाव है। मान लीजिए यहाँ पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर मान लीजिए पेरियार है, तो अब इन दोनों के बीच में जाने के लिए इनको रास्ता चाहिए, क्योंकि ये तो जानवर हैं, ये तो समझेंगे कि नहीं जाना चाहिए उधर। अब बीच से आपने एनएच गुजार दिया या बीच में शहर बना दिया, तो ये क्या होता है? इनके जो आवास है उनके बीच में कनेक्टिविटी नहीं रह पाती है। जलवायु परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ रहा है। सीमित सामुदायिक भागीदारी है अपने देश में। संरक्षण और विकास के बीच में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हो रहा है। ये कुछ चिंताओं को ध्यान में रखिएगा, चुनौतियों को। अब अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। एडिटोरियल डिस्कशन में आज यही था, बिग कैट्स के बारे में कुछ चैलेंजेस को आपके बारे में पता होना चाहिए। अगले टॉपिक में देखते हैं क्या है। ओके, अगला टॉपिक है आपका पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ। क्या है पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ? देखिए यहाँ पर दिल्ली के सेवा से जो संबंधित विधेयक है ये लोकसभा में पारित हो गया है। अब ये राज्यसभा में जा सकती है और राज्यसभा से पारित हो सकती है। तो व्हिप जानते हैं क्या होता है? व्हिप, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आपने राज्यसभा सदस्यों को व्हिप जारी किया है। हर पार्टी जो होती है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आपका कांग्रेस है या फिर आपका अलग अलग पार्टियां, वो अपने अपने सदस्यों को लेकर लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी करती है और व्हिप के उल्लंघन करने पर आपकी सदस्यता भी जा सकती है उस सदन की। इसलिए व्हिप के बारे में आपको बता देता हूँ। ये क्या है भाई? ये संसद के कानून के तहत कोई चीज़ है या कहाँ से इसको लाया गया है? तो व्हिप के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पीटी में सामान्य तौर पर इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हिप या सचेतक की अवधारणा ब्रिटिश शासन से निकल कर आई है। यह किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी एक लिखित आदेश होता है। अपने सदस्यों को लिखित आदेश जारी किया जाता है कि सदन में उपस्थित रहना है, वोट किसको करना है। जैसे राज्यसभा के लिए जो चुनाव होता है उसमें व्हिप जारी कर सकती है पार्टियां कि आपको किसको वोट करना है या किसको नहीं करना है। लेकिन राष्ट्रपति जी के चुनाव में क्या व्हिप जारी हो सकता है? नहीं। लेकिन राज्यसभा के लिए जो चुनाव होते हैं विधानसभाओं में, विधानसभा सदस्यों के बीच में, उसमें व्हिप जारी करती हैं पार्टियाँ और व्हिप के उल्लंघन पर आपकी सदस्यता जा सकती है। दल बदल कानून आप पर लग सकता है।
जो पार्टी के सदस्यों को अनिवार्य रूप से मानना होता है, इसमें पार्टी से जुड़े विधेयक विधानसभा अथवा संसद सदस्यों को यह आदेश होता है कि उन्हें आमुक मौके पर सदन में उपस्थित रहना है, किसी पक्ष विशेष में मतदान करना है, किस में मतदान करना है, किस पक्ष को मतदान देना है, इसके लिए भी व्हिप जारी किया जाता है अलग अलग पार्टियों के द्वारा। ओके, 10वीं अनुसूची जो किससे संबंधित है, दल बदल। दल बदल विरोधी कानून के अनुसार एक राजनीतिक दल को अपने विधायकों को सचेतक जारी करने का संवैधानिक अधिकार है। राजनीतिक दलों को यह संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि वो अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी करे, और व्हिप के उल्लंघन पर क्या होगा, बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पूछा गया है, ये व्हिप के उल्लंघन पर सदस्यता जा सकती है। अधिकांश पार्टियां एक व्हिप नियुक्त करती हैं। व्हिप क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो सदन में डिसिप्लिन मेंटेन करता है अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर या अपने पार्टी के सदस्यों को लेकर। ओके, वह व्यक्ति क्या करता है, सचेतक क्या करता है, एक लिखित आदेश जारी कर देता है, उस आदेश को सभी सदस्यों को मानना अनिवार्य होता है। अगला क्या है, जिसका काम सदन के पटल पर पार्टी के सदस्यों के बीच अनुशासन सुनिश्चित करना है। अगला लाइन मैंने पहले ही बोल दिया था। हालांकि सचेतक का नाम उल्लेख संविधान में नहीं। क्या संविधान में इस चीज़ का कोई भी जिक्र है? नहीं। ओके, अगर इसे और भी आसान शब्दों में समझा दे, इसका मतलब होता है संगठन का हर व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना है कि पार्टी के सदस्य अपनी व्यक्तिगत विचारधारा या अपनी इच्छा के बजाय पार्टी के द्वारा तय किए गए नियमों या फैसलों को फॉलो करें। अगर आपका मन कर रहा है कि मैं किसी और सदस्य को वोट करूं, तो आप नहीं कर सकते हो। आपको पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया है कि क्या करना है, तो आप उसी को वोट करोगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, सचेतक 3 प्रकार के होते हैं, 1 लाइन सचेतक, 2 लाइन सचेतक और 3 लाइन सचेतक। ओके, 1 लाइन सचेतक सदस्यों को वोटिंग के बारे में जानकारी देने के लिए जारी किया जाता है। 2 लाइन सचेतक सदस्यों को मतदान के समय सदन में उपस्थित रहने का निर्देश देने के लिए जारी किया जाता है। 3 लाइन सचेतक सदस्यों को पार्टी लाइन के अनुसार वोट करने का निर्देश देने के लिए जारी किया जाता है। इन तीनों लाइन 3 अलग अलग सचेतक होते हैं जो जारी किया जाता है सदन के सदस्यों को। अब सवाल उठता है, अगर कोई सदस्य इस पार्टी व्हिप को नहीं मानता है तो क्या होगा? यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी के सचेतक का उल्लंघन करता है तो दल बदल विरोधी कानून के तहत सदन से निकाल दिया जाता है। हालांकि अगर पार्टी के 1/3 सदस्य पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर वोटिंग करते हैं तो ऐसे में इनकी सदस्यता नहीं जाएगी। महाराष्ट्र वाले मामले में क्या निर्णय होगा, ये महाराष्ट्र का मामला में था व्हिप की बात, इसको मैंने पढ़ा दिया है। व्हिप क्या होता है इसको ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति होता है जिसका काम होता है अपने दल के सदस्यों के बीच अनुशासन को कायम रखना सदन में, और व्हिप के उल्लंघन पर क्या होता है, आपकी सदस्यता जा सकती है सदन की। ओके, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक जो है वो आपका एक निबंध से जुड़ा हुआ टॉपिक है, और उसमें क्या है, देखिए, हमारी राष्ट्रपति महोदया शिक्षित महिलाएं अर्थव्यवस्था और समाज में दे सकती हैं बड़ा योगदान, ऐसा उन्होंने योगदान दिया है। आपको पता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए उनके बयान से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, कई बार निबंध बनाकर पूछ लिया जाता है। तो अब आपसे क्या पूछा जाएगा, मान लीजिए कि महिलाओं का भारतीय जो इकोनॉमी है उसमें क्या योगदान है, महिलाओं का भारतीय इकोनॉमी में क्या योगदान है उसके बारे में बताइए। ये निबंध में ही पूछा जा सकता है। या आपसे ये पूछ सकता है कि मान लीजिए कि हमारी इकोनॉमी में लिंग भेद किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करता है, मतलब कि महिला पुरुष में जो भेदभाव है ये हमारी इकोनॉमी को किस प्रकार से प्रभावित करता है। उसके बाद और क्या पूछ सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में महिलाओं के क्या योगदान हो सकते हैं, क्या वो योगदान अभी तक उपस्थित क्यों नहीं हो पाया है, अभी तक क्यों नहीं दिख पाया है, क्या क्या चैलेंजेज हैं उसके सामने और इसका क्या समाधान हो सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि भारत में जितने पुरुषों का इकोनॉमी में योगदान है उतनी ही अगर महिलाओं का योगदान भी हो जाए तो अगले 10 वर्षों में भारत की इकोनॉमी 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ये किसने बोला है? ये बोला है वर्ल्ड बैंक ने बोला था, और IMF का भी ये रिपोर्ट है। तो ये क्या बताता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें महिलाओं का भी संपूर्ण योगदान उनका नहीं मिल पाया है, उनका हम संपूर्ण लाभ नहीं उठा पाए हैं। कामकाजी महिलाओं की संख्या कम है अपने देश में अभी भी। तो ये आपको बताना चाहिए था मुझे, क्योंकि आप इस पर जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को सोचकर इसको नोट डाउन कीजिए, और कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसके कारण से महिलाएं जो हैं वो संपूर्ण रूप से भागीदारी नहीं कर पा रही इकोनॉमी में, और इसका क्या क्या समाधान हो सकता है, इस पर कुछ पॉइंट्स लिखकर आप रख सकते हैं। ओके, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है आपका PT फैक्ट से जुड़ा हुआ। उसके बाद मैं आपको एक और न्यूज़ पढ़कर बताऊँगा। मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी संत रविदास मंदिर, प्रधानमंत्री रखेंगे आधारशिला। तो मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है संत रविदास से जुड़ा हुआ मंदिर, और उनका मंदिर समूह बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? यह आपका PT में पूछा जाएगा। सागर जिले के बरतुमा में प्रस्तावित संत रविदास मंदिर का मॉडल है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को करेंगे। देखिए ये इसी मॉडल पर इसी तरह का कुछ दिखेगा ये संत रविदास मंदिर। और संत रविदास पता ही है जो पंजाब में एक रविदासी समुदाय भी होता है। मध्य प्रदेश में सागर जिले के बरतुमा में
जिस संत रविदास मंदिर की 12 अगस्त को प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे वह नागर शैली में बनेगा। अब नागर शैली क्या होता है, यही सवाल हो गया। मंदिर की भारत में 3 शैलियाँ होती हैं, पहला कौन सा है, दूसरा और तीसरा। 3 कौन कौन से हैं, भौगोलिक आधार पर कह रहा हूँ। उत्तर भारत में नागर, दक्षिण भारत में द्रविड़, ओके, तमिलनाडु और कृष्णा नदी के नीचे, कावेरी नदी के नीचे मुख्यतः, और कृष्णा नदी के क्षेत्र में आपको कौन सा मिलेगा, तो वहाँ पर मिलेगा बेसर। बेसर का मतलब होता है दरअसल में खच्चर, ओके। ये क्या होता है भाई, तो ये संयुक्त होता है, नागर और द्रविड़ के दोनों के इसमें गुण पाए जाते हैं। और नागर जो शैली होती है ये उत्तर भारत में मुख्यतः पाई जाती है। अब इन शैलियों को उपशैलियाँ भी होती हैं। जैसे नागर शैली की जो उपशैली है उनमें कौन कौन सी होती है, तो नागर शैली के जो मंदिर होते हैं उसको उपशैली होता है। एक आपका गुजरात शैली, जिसको सोलंकी वगैरह का शासकों ने बनवाया था। एक है ओडिशा शैली, जो भुवनेश्वर शहर है, जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता है भारत में। तो भुवनेश्वर में आपको ओडिशा शैली जो दिखती है ये नागर शैली की उपशैली है एक, ओके। मंदिरों की पहचान अलग अलग होते हैं। जो द्रविड़ मंदिर होते हैं उनमें मंदिरों के बाहर बहुत ही बेहतरीन अलंकृत होते हैं और चौकोर विमान बनाए जाते हैं। मंडपम का अवधारणा होती है दक्षिण भारत के मंदिरों में, जबकि उत्तर भारत के मंदिर जो होते हैं सामान्य तौर पर सिंपल बनाए जाते थे पहले, और उनका देउल जो होता है वो वर्गाकार होता है, वक्राकार होता है, ओके। जबकि पिरामिड नुमा मंदिर कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो ये द्रविड़ शैली के प्रमुख उदाहरण होते हैं। बृहदेश्वर का जो चोल मंदिर है जो राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया तो द्रविड़ शैली का नमूना है। जबकि आप उड़ीसा शैली के जो मंदिरें हैं वो किसका है उदाहरण, तो नागर शैली का उदाहरण है। इसको ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश में सागर जिले में बनाया जा रहा है। मैं रविदास जी के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि गुरु रविदास 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के एक रहस्यवादी कवि संत थे। इन्होंने रविदासिया धर्म की स्थापना की थी। रविदासिया धर्म के स्थापक कौन है, तो रविदास जी हैं। और ऐसा माना जाता है उनका जन्म बनारस में एक मोची परिवार में हुआ था। आपको पता है कि भक्ति आंदोलन जो मध्यकाल में आप पढ़ते हैं उसमें कबीर, जुलाहा, रविदास, मोची, अलग अलग परिवार के ये लोग थे जो ईश्वर में विश्वास रखते थे और ईश्वर की भक्ति को लेकर अलग अलग तरीके के जो प्रथाएं हैं उनको शुरुआत किया था इन्होंने। ऐसा माना एक ईश्वर में विश्वास और निष्पक्ष धार्मिक कविताओं की रचना के कारण उन्हें ख्याति प्राप्त हुई। उन्होंने अपना पूरा जीवन जाति व्यवस्था को उन्मूलन के लिए समर्पित कर दिया। ब्राह्मणवादी समाज की धारणा खुले तौर पर निंदा की। उनके भक्ति गीतों ने भक्ति आंदोलन पर त्वरित प्रभाव डाला। उनकी लगभग 41 कविताओं को सिखों के धार्मिक गुरु ग्रंथ साहिब, जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब हैं, उनमें शामिल किया गया है। रविदास जी के कृतियों को, कबीरदास की कृतियों को भी शामिल किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब में अलग अलग जगहों से कृतियों को लेकर, महान कृतियों को लेकर संकलित किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब को। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा रविदासिया जो धर्म होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि वहाँ से पूछा जा सकता है। रविदासिया दलित समुदाय के लोग होते हैं। सामान्य तौर पर कौन होते हैं, तो दलित समुदाय के लोग होते हैं जिनमें अधिकांशतः 12 लाख की आबादी दोआब क्षेत्रों में पंजाब में रहती है। कहाँ पर रहती है, मुख्य रूप से पंजाब में रहते हैं रविदासिया समुदाय के लोग, ओके। डेरा सचखंड बल्लन, आपको पता है कि सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने किया था। किसके लिए, तो जाति प्रथा इन सब के खंडन के लिए। लेकिन बाद में जाकर हर धर्म जैसे विकृत हो जाता है वैसे सिख धर्म भी विकृत हो गया। उसमें भी जाति प्रथा, उच्च और नीच की अवधारणा आ गई थी, ओके। और दुनिया भर में 20 लाख अनुयायी के साथ उनका सबसे बड़ा डेरा है कौन सा, सचखंड बल्लन, ओके। बाबा संत पीपल दास द्वारा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में स्थापित किया गया था। पूर्व में सिख धर्म से निकटता से जुड़े होने के बावजूद इस डेरा ने 2010 में 10 को पुराने संबंध को तोड़ दिया और घोषणा की कि वे रविदासिया धर्म का पालन करेंगे। पूर्व में ये सिख धर्म से जुड़ा हुआ था लेकिन बाद में रविदासिया समुदाय के लोगों ने घोषित किया कि अब हम सिख धर्म को नहीं मानेंगे क्योंकि हमें वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का सामना करना पड़ता है, ओके। ये घोषणा वाराणसी में रविदास जयंती के अवसर पर की गई थी 2010 ईस्वी में। वर्ष 2010 से डेरा सचखंड बल्लन ने रविदासिया मंदिरों, गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब को अपने स्वयं के ग्रंथ अमृतबानी के साथ प्रतिस्थापित कर दिया। इनके जो गुरुद्वारा में पहले गुरु ग्रंथ साहिब को रखा जाता था, आपने देखा होगा हर जगह पवित्र गुरुद्वारे में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को रखा जाता है, तो उनकी जगह पर इन्होंने क्या किया, खुद की जो अमृतबानी थी इनकी रविदास जी की, उससे प्रतिस्थापित कर दिया। बुक भी बदल दिया और धर्म भी बदल दिया उन्होंने, ओके। जिससे गुरु रविदास के 200 भजन शामिल हैं अमृतबानी में, इसी को इन्होंने अपना पवित्र बुक मान लिया। तो रविदासिया समुदाय के बारे में ध्यान रखिएगा। पंजाब में मुख्य रूप से रहते हैं ये लोग, पंजाब में मुख्य रूप से रहते
हैं। गुरु रविदास जी के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। 15वीं 16वीं शताब्दी के कवि हैं। ओके, अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक ओबीसी के वर्गीकरण से संबंधित है। आपको पता ही है कि रंजना प्रकाश जो आयोग बनाया गया है वो ओबीसी में वर्गीकरण कर रही है। अदर बैकवर्ड क्लासेज जो होते हैं इनको जो आरक्षण मिलता है इसका वर्गीकरण किया जा रहा है। कुछ ऐसी जातियां हैं ओबीसी में जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, जबकि कुछ ऐसी जातियां हैं ओबीसी में जिनको बार बार आरक्षण का लाभ मिलता रहा है। तो इसके कारण से एक आयोग बनाना पड़ा, क्योंकि जाति के अंदर ही जातिगत भेदभाव शुरू हो गए हैं। क्या हो रहा है, जिनको आज आरक्षण मिल रहा है वो जो पिछड़े वर्ग हैं उसी जाति के, उनके आरक्षण का हक जो है वो खा जाते हैं। इसके कारण से सरकार को ये चीज़ देखना पड़ गया कि भाई जो आज जिनका शोषण हो रहा था, शोषण के कारण उनको आरक्षण मिला सामाजिक तौर पर, वो खुद बड़े होकर जब उनको आरक्षण का लाभ मिला, धनबल मिल गया, पैसा मिल गया, पद मिल गया, उसके बाद वो शोषक का काम करने लग जाते हैं। किस प्रकार से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से अपनी ही जाति के वो शोषक बन जाते हैं। इसी को लेकर एक उपवर्गीकरण किया गया है ओबीसी का। ओबीसी का उपवर्गीकरण से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि क्या इसका बेनिफिट पड़ेगा हमारे समाज पर, और क्या इससे आरक्षण पहुंचाने में लाभ मिलेगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, न्यायमूर्ति जी रोहनी की अध्यक्षता वाले, रंजना प्रकाश मैंने बोल दिया था, जी रोहनी की अध्यक्षता वाले आयोग ने लगभग 6 वर्षों बाद ओबीसी की जातियों को उपवर्गीकरण के लंबे समय से प्रतिष्ठित रिपोर्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दी है। 6 वर्ष पहले 2017 ईस्वी में जी रोहनी कमेटी को बनाया गया था। मैंने गलती से रंजना प्रकाश बोल दिया, जी रोहनी कमेटी को बनाया गया था। ओके, क्या है अगला, हालांकि सिफारिशों का विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है और उम्मीद है कि सरकार किसी भी कार्यान्वयन से पूर्व रिपोर्ट पर विचार विमर्श करेगी। देखिए, कुछ ऐसे रिपोर्ट होते हैं जिनको सार्वजनिक नहीं किया जाता है, जैसे कई बार जातिगत जनगणना के आंकड़े लिए गए हैं लेकिन उसको देश हित में सार्वजनिक नहीं किया जाता है ना। तो उसी प्रकार से इस रिपोर्ट के जो अंश हैं इसको सार्वजनिक नहीं किया गया, पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, न्यूज़पेपर्स पब्लिकेशन सरकार के द्वारा पब्लिश करना, ये सब काम नहीं किया गया। ओके, रोहिणी आयोग के बारे में परिचय एक बार समझ लीजिए। इस आयोग का गठन 2 अक्टूबर 2017 को संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने के राष्ट्रपति की शक्ति के तहत किया गया था। संदर्भ शर्तें क्या हैं, केंद्रीय सूची में ओबीसी के बीच लाभ का असमान वितरण की जांच करना, ओबीसी के बीच में जो लाभ का असमान वितरण है उसकी जांच करना। आरक्षण को लेकर मुझ पे मत भड़किएगा, मैं आरक्षित वर्ग से नहीं आता हूं, इसलिए मुझे बस आपको पढ़ाना है। कुछ बच्चे आ जाते हैं कि आप थोड़ा भेदभाव से बता रहे हैं, पॉलिटिकल कर रहे हैं वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको समझाने के लिए सामान्य से सामान्य भाषा का उपयोग करता हूँ, इसलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मापदंड को प्रस्तावित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं तो हर चीज़ में सुधार हो रहा है, तो रिजर्वेशन में भी सुधार की अब चर्चा हो रही है कि इसमें भी कुछ सुधार किया जाए। कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है लाभ, उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाए। सभी जातियों अथवा समुदायों को उनकी संबंधित उपश्रेणियों में पहचानना और वर्गीकृत करना है। ओबीसी की केंद्रीय सूची में प्रविष्टियों का अध्ययन करना, साथ ही पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, विसंगतियों और वर्तनी अथवा प्रतिलेखन में त्रुटियों के लिए सुरक्षा सुधार की सिफारिश करना, ये मुख्य रूप से इस आयोग का काम था। कब गठित किया गया था, 2 अक्टूबर 2017 ईस्वी को इसको गठित किया गया था। 2 अक्टूबर के दिन को ध्यान रखिएगा। ओबीसी के उपवर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब ये कारण समझ लीजिए, कारण जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओबीसी को केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% शैक्षणिक संस्थानों में मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि केवल कुछ प्रमुख जाति समूहों को ही इस कोटा का लाभ मिला है, ऐसा माना जाता है। अब इसी माने जाने को लेकर पुष्टि करने के लिए इस आयोग को गठित किया गया, जिसने इसके सबूत इकट्ठे किए हैं कि ऐसा है या नहीं है, वास्तविकता में ऐसा है या वास्तविकता में ऐसा नहीं है। ओके, 2018 में आयोग ने पिछले वर्षों में 1.3 लाख केंद्रीय सरकारी नौकरी और केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों ओबीसी के प्रवेश के डेटा का विश्लेषण किया। 2018 से ही जितने शैक्षणिक नौकरियां मिली या जिन जिन को एडमिशन मिला, उन सभी का विश्लेषण किया, डेटा का विश्लेषण किया इस आयोग ने बैठकर, और देखा कि किन किन को आरक्षण मुख्य रूप से मिल रहा है, जिससे पता चला कि 97% लाभ, 97% लाभ 25% ओबीसी जातियों को ही मिला है। 75% जो ओबीसी की अंतर्गत जातियां हैं उनको 3% मात्र लाभ मिला है। ये आंकड़ा कहता है, मास्टर नहीं कह रहा है, ऐसा आंकड़ा कह रहा है कि ओबीसी के तहत ही जाति जाति का ही एक दूसरे से शोषण हो रहा है, न चाहते हुए भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से
एक दूसरे के हक को दूसरी जातियाँ जो हैं वो खा रही हैं। इसी को लेकर रिपोर्ट भी अब तो आ गया है। इन्होंने क्या बोला कि 97% जो लाभ हैं वो केवल 25% ओबीसी जातियों को मिला है, बाकी 3% लाभ में पूरा ओबीसी का 75% जातियाँ मौजूद हैं। लगभग 983 ओबीसी समुदाय का कुल 37% का नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में शून्य प्रतिनिधित्व था। 983 ओबीसी के तहत जातियां हैं जिनका 0 प्रतिनिधित्व है शैक्षणिक संस्थान में और नौकरियों में। ये सरकारी आंकड़ा है गुरु। उपवर्गीकरण का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले वंचित ओबीसी समुदाय के लिए अधिक अवसर प्रदान करने हेतु 27% आरक्षण के भीतर कोटा प्रदान करना है। भारत में ओबीसी आरक्षण की स्थिति का ऐतिहासिक विकास क्या है? यह यात्रा वर्ष 1953 में अब कब से शुरू हुआ? काका कालेकर कमेटी के बारे में बीपीएससी वालों ने भी पूछा है, यूपी वालों ने भी पूछा है। 1953 में कालेकर आयोग की स्थापना के साथ शुरू हुई, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से परे पिछड़े वर्गों को मान्यता देने का पहला उदाहरण 1953 ईस्वी में। आप लोगों को मंडल कमीशन से पहले की जानकारी तो होगी ही नहीं, लेकिन 1953 में आज़ादी के कुछ साल बाद ही इस चीज़ पर चर्चा शुरू हो गई थी। वर्ष 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट में ओबीसी आबादी 52% होने का अनुमान लगाया गया था और 1257 समुदाय के पिछड़े वर्ग के रूप में पहचाना गया था। असमानता को दूर करने के लिए इसने मौजूदा कोटा, जो पहले केवल SC/ST के लिए लागू था, को 22.5% से बढ़ाकर 49.5% करने का सुझाव दिया, जिसमें ओबीसी को शामिल करने के लिए आरक्षण का विस्तार किया गया। इन सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 16(4) के तहत ओबीसी के लिए केंद्रीय सिविल सेवा में 27% सीटें आरक्षित करते हुए आरक्षण की नीति को लागू की। अनुच्छेद 15(4) के तहत केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू की गई थी। 2008 में सर्वोच्च न्यायालय को ने यह सुनिश्चित करते हुए कि लाभ सबसे वंचित लोगों तक पहुंचे, हस्तक्षेप किया और क्रीमी लेयर का अवधारणा को कब इंट्रोड्यूस किया गया? ओबीसी में तो 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया। अब कुछ सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है और कुछ विशेषज्ञ भी ऐसा मान रहे हैं कि SC आरक्षण जो है, शेड्यूल कास्ट आरक्षण है, उसमें भी क्रीमी लेयर का अवधारणा को लागू करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कुछ विशेष लोगों को आरक्षण का लाभ मिल जाता है और शहर के जो SC वर्ग हैं उनको आरक्षण का लाभ मिल जाता है। गांव के जो SC वर्ग हैं वो आरक्षण से वंचित रह जाते हैं और उनका शोषण होता रहता है। वो अच्छी स्कूल नहीं ग्रहण कर पाते और उनका कंपटीशन दिल्ली में रहने वाले हाई स्कूल के बच्चों को और ऊंची स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से उनका कंपटीशन होता है। तो इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कमेंट किया था कि इसमें भी क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए। आने वाले समय में आपको उसमें भी देखने को मिल सकता है। वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और इसने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय के रूप में NCBC को उसकी पिछली स्थिति से ऊपर स्थान दिया और ओबीसी सहित पिछले वर्गों के हितों की रक्षा में अधिक अधिकार और मान्यता प्राप्त हुई। तो ओबीसी का उपवर्गीकरण से संबंधित एक आपको इंट्रोडक्शन मिल गया है कि आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसके कारण को जानिएगा और फैक्ट और डेटा के साथ इस आंसर को लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा जरूर बताइएगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। जो भी लगा हो फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।